पुणे शहर के शोर और प्रदूषण को पीछे छोड़ कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही सुधाकर को छोटी छोटी पहाड़ियों और हरियाली के दर्शन शुरू हुए, उन्होंने विंडो ग्लास नीचे कर गहरी सांस इस तरह से खींची जैसे एक ही सांस में पूरे वायुमंडल को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहते हों। बेटा, एसी बंद कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं। देखो तो बारिश की हल्की फुहार से आबो हवा में कैसी सौंधी महक घुल गई है। वाह, तबीयत हरी भरी हो गई। उन्हें यूं खुश देखकर पत्नी सुमन भी मुस्कुराई। तुम्हारे रेडियो में विविध भारती नहीं है क्या? मौसम सुहावना होता देख उन्होंने एफएम सुन रहे रवि से चैनल बदलने की फरमाइश कर डाली। गाना ट्यून हुआ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह, सोने पे सुहागा, मैं जिंदगी का साथ। वे सुमन को देखते हुए गाने के साथ गुनगुनाने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांककर मन मन मुस्कुरा रहे थे। आंखों में बेटे द्वारा दिए जाने वाले सरप्राइज गिफ्ट के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ले जाए जा रहे हैं। फिर भी वे दोनों बहुत खुश थे। एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड क्लर्क सुधाकर बड़े आदर्शवादी इंसान थे। भले ही कितने अभाव रहे हों, उन्होंने कभी ऊपर की कमाई स्वीकार नहीं की। ऐसे धन को हाथ लगाना भी उनके लिए पाप था। अपने तीनों बच्चों, बड़े बेटे समीर, बेटी सारिका और छोटे बेटे कमल की परवरिश कम आमदनी में भी बड़ी ही समझदारी से की थी उन्होंने। जब उनके सहकर्मी रिश्वत की कमाई से अपने घर बना रहे थे तो वे 2 कमरों के छोटे से किराए के घर में ही संतुष्ट थे। सुधाकर के सहकर्मी अक्सर उन्हें उलाहना देते, ऊपर का तू लेता नहीं और जो तेरी गाढ़ी कमाई है वो हैसियत से बढ़कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहा है, तो तेरे बुढ़ापे के लिए क्या बचेगा। तब वे बड़ी उम्मीद और आत्मविश्वास से सिर उठाकर कहते, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए तो वे ही मेरे लिए घर बना देंगे, मुझे पाप की कमाई से बना घर नहीं चाहिए। उनकी आदर्शवादी बातों का ऑफिस में जमकर मखौल उड़ाया जाता, मगर वे जरा भी विचलित नहीं होते। उनकी पत्नी सुमन ने भी घर और बच्चों को कुछ इस तरह से संभाला था कि भले ही कुछ जोड़ नहीं पाए, मगर समय के साथ सब जिम्मेदारियां सहजता से पूरी होती चली गई थीं। आज की तारीख में समीर और उसकी पत्नी प्रिया दोनों अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उसके 2 किशोर बच्चे थे। सारिका नागपुर के एक कॉलेज में लेक्चरर थी। वो भी अपने पति और बेटे के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। छोटे बेटे कमल की मुंबई में अपनी फर्म थी, जिसमें उसकी पत्नी रागिनी भी उसका सहयोग करती थी। तीनों बच्चों के सेटल होने के बाद पुणे में दोनों पति पत्नी अकेले रह गए थे। समीर और कमल ने न जाने कितनी बार उन्हें अपने साथ शिफ्ट हो जाने को कहा, मगर अपने पुराने शहर का मोह क्या छूटता है कभी। सो दोनों पुणे छोड़ कहीं और जाने को तैयार नहीं थे। साल में एक बार सभी बच्चे मिलने आ जाते। फोन पर तो बात होती ही रहती थी। बस वे दोनों इसी से संतुष्ट थे। सुधाकर और सुमन दोनों मानकर बैठे थे कि अब वे ही एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं। मगर 6 महीने पहले समीर ने एक अनोखा निर्णय सुनाया कि वो साल भर के अंदर अंदर पुणे शिफ्ट हो जाएगा और उन लोगों के साथ ही रहेगा। पहली बार में तो उनको बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सोचा वो भला अपनी इतनी अच्छी नौकरी और लग्जरी लाइफ छोड़ वापस भारत क्यों आने लगा। और बात सिर्फ अकेले उसकी नहीं थी, उसके दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। प्रिया भी जॉब करती है। ऊपर से प्रिया की इकलौती बहन भी उसी के शहर में रहती है। फिर वो क्यों आने लगी सब छोड़ छाड़ कर। दोनों ने इसे क्षणिक भावावेश मानकर बात आई गई कर दी। मगर आज सुबह सुमन के 68वें जन्मदिन के अवसर पर समीर का फिर से फोन आया। पापा मम्मी, शाम 4 बजे तैयार रहना, मेरा दोस्त रवि आएगा आपको लेने के लिए। आपको उसके साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये सरप्राइज है। दरअसल आपका सरप्राइज गिफ्ट है। अब बेटे ने जो करने को कहा वो उन्होंने किया। रवि आया और उन्हें कार में बैठाकर ले गया। वो सफर अभी भी जारी था। बेटा, अब तो बता दो कहाँ ले जा रहे हो।
बड़ी देर हो गई है चले हुए। व्याकुल सुधाकर ने फिर से पूछा। बस अंकल जी आ गया, कहते हुए रवि ने एक बड़े से आलीशान घर के सामने कार रोक दी। आंटी जी, ये घर देख रही हैं ना आप, यही है आपका बर्थडे गिफ्ट। ये आलीशान घर आपके बेटे की तरफ से। रवि ने जब उस घर की ओर इशारा करते हुए कहा तो दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ। जरूर इसे समझने में कोई गलती हुई है। इतना बड़ा और आलीशान घर, कोई मजाक है क्या? दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। रुको बेटा, मैं समीर को फोन लगाता हूँ, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वे कह ही रहे थे कि खुद समीर का फोन आ गया। कहिए पापा, कैसा लगा सरप्राइज गिफ्ट? अंदर से देखा क्या? रवि के पास चाबी है, वो आपको दिखा देगा। समीर की बात सुन सुधाकर स्तब्ध रह गए। सुमन को आंखों ही आंखों में कहा, रवि सही कह रहा है। मगर बेटा, ये अगर मगर कुछ नहीं पापा, ये घर मैंने खरीदा है। इंडिया शिफ्ट होने के बाद हम सब यहीं रहेंगे। आप उस घर के मालिक हो, मालिक की तरह अंदर जाना। चलिए पापा, अभी कुछ ज़रूरी काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। घर देखकर बताइएगा कैसा लगा। कहकर समीर ने फ़ोन रख दिया। मालिक की तरह? सुधाकर अभिभूत हो उठे। कानों में बरसों पुराने साथियों की फप्तियां गूंजने लगी। देखा, मैं न कहता था, मेरा घर मेरे बच्चे बना देंगे। वो मन ही मन बुदबुदाए। कितना सुखद क्षण था ये उनके जीवन का। पूरी उम्र की तपस्या का जैसे आज फल मिला था। उस फल को चखने दोनों सधे कदमों से घर के अंदर दाखिल हुए। अंकल जी, इस घर के इंटीरियर का काम समीर ने मुझे ही सौंपा है। ये काम मुझे 4 महीनों में पूरा करना है। वो चाहता है आपकी शादी की सालगिरह पर गृह प्रवेश हो जाए, तब तक वो भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मगर बेटा, यहाँ आकर करेगा क्या? हमें तो कुछ नहीं बताया उसने। तुम्हें कुछ पता है क्या? ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर कह रहा था यहाँ आकर अपनी एक कंपनी खोलना चाहता है। दोनों पति पत्नी एक ही फील्ड में हैं, मिलकर चला लेंगे। बच्चे तो वैसे भी अगले साल से अमेरिका के एक हॉस्टल में रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। सुधाकर घर का निरीक्षण करते हुए बोले। अंकल जी, यहाँ नीचे वाले फ्लोर पर 3 कमरे हैं। 3 कमरे ऊपर हैं। ऊपर वाला हिस्सा समीर का है। एक एक कमरा दोनों बच्चों का और एक कमरा उनका है। नीचे का ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? सुमन की आंखें चौंधिया गईं। इतनी बड़ी जगह में तो अब तक उसने पूरे परिवार को पाला था। और बाकी 2 कमरे? सुधाकर ने पूछा। इनमें एक गेस्ट रूम है, बाकी दूसरा आपके कमरे जितना ही बड़ा है। इसे भी समीर ने आपके कमरे जैसा ही तैयार करने को कहा है। पर ये किसका है मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। नीचे के कमरों के बाहर बरामदा और उससे आगे बड़े से बगीचे के लिए भी जगह थी। आंटी जी, बगीचे की एक साइड में आपके लिए मंदिर बनेगा। उसे मैं आपसे डिज़ाइन अप्रूव करवा कर ही बनवाऊंगा। सुनकर सुमन के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी दौड़ पड़ी। वो मन ही मन अपने लायक बेटे की बलैया ले रही थी, जिसने उनका इतना ध्यान रखा था। पूरे घर को अच्छे से देख परख दोनों मंत्रमुग्ध से घर की ओर लौट पड़े। नया आलीशान घर, घर के पीछे दिखती पहाड़ियाँ और हरियाली, और सबसे बड़ी बात, उस घर में उनके बेटे बहू उनके साथ रहने वाले थे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाले थे। आज उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वे खुद को दुनिया के सबसे खुशनसीब माता पिता मान रहे थे। घर पहुंचकर सुमन चाय बनाकर ले आई, मगर सुधाकर अभी भी जैसे उसी घर में चक्कर लगा रहे थे। अकेले बैठे क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं मकान मालिक साहब? पत्नी के मुंह से ये नया संबोधन सुनकर सुधाकर गर्वित हो उठे। सच सुमन, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। समीर का यहाँ आना, हमारे साथ रहने के लिए नया घर लेना, मुझे मालिक कहना बड़ा अजीब लग रहा है। अभी तक तो हमेशा किराएदार ही बनकर रहा हूँ, तो अब मालिक बनने की आदत डाल लीजिए।
मैं तो पहले ही कहती थी, हमारे बच्चे लाखों में एक हैं। नए ज़माने की हवा उन्हें नहीं लगी। आपने हमेशा उनका कितना ख्याल रखा, अब उनकी बारी है। वैसे मानना पड़ेगा, हमारी बहू प्रिया भी लाखों में एक है, वरना आज के ज़माने में अपनी जमी जमाई गृहस्थी छोड़ सास ससुर के साथ रहने कौन बहू आती है। उसने हमें हमेशा ही अपने माता पिता जैसा आदर दिया है। वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, वो हमारे साथ वाला कमरा किसके लिए रख छोड़ा है समीर ने? रवि ने भी कुछ नहीं बताया। और किसके लिए होगा? कमल के लिए ही होगा। बहुत प्यार करता है वो अपने छोटे भाई से। सोचा होगा जब भी वो मुंबई से आएगा अपने कमरे में ही रुकेगा। सुमन पूरे आत्मविश्वास से बोली। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो कमरा सारिका के लिए है। याद है ना, पिछले रक्षाबंधन पर जब दोनों मिले थे, समीर ने उसे कहा था, अगली बार तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा, हमेशा याद रखेगी। सुधाकर कुछ सोचते हुए बोले। हाँ कहा तो था, पर फिर भी मुझे लगता है कमल का ही होगा। बेटियां तो 2-4 दिन के लिए मायके आती हैं, और फिर उसके लिए गेस्ट रूम तो है ही। हो सकता है समीर की योजना हो कि यहाँ आकर वो कमल को भी मुंबई से यहाँ अपने पास बुला लेगा और दोनों भाई साथ मिलकर कुछ काम कर लेंगे। इस तरह से पूरा परिवार एक साथ रह सकेगा। हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, हो सकता है ऐसा ही हो। सुधाकर बोले। हो सकता है नहीं, बल्कि 100% ऐसा ही है, तुम देख लेना। सुधा ने भविष्यवाणी कर दी थी। देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए। नए घर का इंटीरियर पूरा हो गया था। आज गृह प्रवेश की पूजा थी, इसीलिए उसे फूलों और झालरों से खूब सजाया गया था। समीर, कमल, सारिका तीनों सपरिवार आ चुके थे। सारिका के सास ससुर, बड़ी बहू प्रिया और छोटी बहू रागिनी के माता पिता और बाकी सभी मेहमान भी आ चुके थे। पूजा के बाद प्रीति भोज का आयोजन था। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। सुमन ने बहू प्रिया और रागिनी के साथ घर में विधिवत प्रवेश किया। पूरा घर खुला था, सिवाय उस एक बंद कमरे के, जिसका कौन मेहमान है ये अभी भी मिस्ट्री थी। उस कमरे के दरवाजे पर लाल रिबन लगा हुआ था। सभी समीर से पूछ रहे थे, अब तो बता दो कि ये सुंदर कमरा किसके लिए सजा है, मगर वो चुप था। सुधाकर धीरे से सुमन के कान में फुसफुसाए, हमें पता है इसका सरप्राइज। इस रिबन को ये अपने छोटे भाई के हाथ से ही कटवाएगा। और मुस्कुरा उठे। सुमन भी दोनों बेटों के साथ रहने की कल्पना से बेहद खुश थी। तभी समीर ने सबको इकट्ठा कर बोलना शुरू किया। आज सुबह से ही सभी मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये लाल रिबन लगा कमरा किसका है? आप सभी को ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर इस खाली कमरे का मेहमान कौन है। माफ कीजिए, मेहमान नहीं बल्कि मालिक कहना चाहिए। कौन है जो इसमें हमारे साथ रहेगा? तो अब मैं इस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ। वे हैं मेरे दूसरे मम्मी पापा, यानी मेरे आदरणीय सास ससुर। ये कमरा उन्हीं के लिए बना है और आज मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे आएं और इस रिबन को काटकर इस कमरे में गृह प्रवेश करें। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। समीर की इस योजना की खबर तो प्रिया को भी नहीं थी। वो भी इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गई। और सुधाकर एवं सुमन, उन्होंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समीर ऐसा भी कुछ कर सकता है। बेटी के माता पिता कब उसकी ससुराल में आकर रहते हैं? चलो कुछ दिनों के लिए आ भी गए, मगर मेहमान बनकर ही आते हैं और मेहमानों की तरह चले जाते हैं। मालिक की तरह हक से तो कभी नहीं रहते। और क्या ये अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? ये सब अमेरिका में चलता होगा, यहाँ नहीं। दुनिया क्या कहेगी? सुमन के भीतर इन्हीं विचारों की लहर दौड़ रही थी। इसे अकेले में ले जाकर समझाना पड़ेगा। वो सोच ही रही थी कि प्रिया के माता पिता खुद ही समीर का विरोध करने लगे। ये क्या कह रहे हो बेटा? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये हमारी बेटी का ससुराल है। क्यों नहीं रह सकते पापा जी?
एक तरफ तो आप मुझे बेटा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे रह सकते हैं ये सोच रहे हैं। इस घर में जैसे मेरे माता पिता रहेंगे वैसे ही आप दोनों रहेंगे। जिस हक से वे रहेंगे उसी हक से आप भी रहेंगे। ये खाली मेरा ही नहीं, आपकी बेटी का भी घर है। ये तो तुम बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हो। ऐसा भी कभी होता है क्या? प्रिया, तुम ही समझाओ अपने पति को। सुमन को लगा जैसे उनके समधी ने उनके मुंह की बात छीन ली। वो मन ही मन खुश हुई। पागलों वाली बात है तो पागलों वाली ही सही। जानते हैं पापा जी, जब मैंने यूएस की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपने माता पिता के साथ रहने के लिए भारत आने का निर्णय लिया तो वहां भी सबने मुझे यही कहा कि मैं पागलों वाली बात कर रहा हूं। मगर मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। मैंने अपने पापा से और आपसे भी कितनी बार कहा हमारे पास आ जाओ, मगर आप नहीं माने। अब आप लोगों की उम्र हो चली है, आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। मैं और प्रिया वहां बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए तो फिर भी यहाँ कमल और सारिका हैं, मगर आपकी तो दोनों ही बेटियां बाहर हैं। आपको तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप भी हमारे साथ ही रहें। इस तरह से मैं और प्रिया अपने दोनों पेरेंट्स का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया क्या कहेगी? हमें उलाहना देगी कि कैसे माँ बाप हैं, बेटी की ससुराल में आकर पड़ गए। दुनिया तो तब भी कुछ ना कुछ कहेगी जब आपके यहाँ न आने की स्थिति में मैं प्रिया को आपके पास छोड़ दूंगा। फिर वही दुनिया कहेगी कि शादी के इतने सालों बाद बेटी मायके आकर पड़ गई। अब फैसला आपके हाथों में है। ये तो तय है कि इस उम्र में मैं अपने दोनों पेरेंट्स को अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ूंगा। या तो आप यहाँ आएंगे या हम दोनों में से कोई एक आपके साथ रहेगा। अब फैसला आपके हाथों में है। आप अपने बेटी दामाद को अलग रखना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं। समीर ने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उसके सास ससुर निरुत्तर हो गए। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। आंखों से छलके आंसू जैसे समीर के निर्णय के प्रति आभार जाहिर कर रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। सच, अमेरिका में वो अपने पेरेंट्स के गिरते स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंतित रहती थी। हर पल लगता था उन्हें कहीं कुछ हो न जाए। अपनी गृहस्थी और नौकरी छोड़ बार बार भारत भी नहीं आ सकती थी। मगर आज समीर ने ये अनोखा कदम उठाकर उसकी सारी चिंताएं ही दूर कर दी थी। प्रिया अपने पेरेंट्स के पास जाकर बोली, आपने मेरे लिए हमेशा ही किया है। मुझे बेटों की तरह पाला, मेरे नाज उठाए, मुझे आत्मनिर्भर बनाया, मेरा हमेशा ध्यान रखा। अब मेरी बारी है आपका ध्यान रखने की। चलिए, जिद मत कीजिए, मान जाइए, आपको मेरी कसम। प्रिया के प्यार भरे अनुरोध के आगे उसके माता पिता झुक गए। उनके हाथों से उनके नए आशियाने का रिबन कट रहा था। उस खाली कमरे में गृह प्रवेश की रस्म निभाई गई। सभी समीर के इस कार्य की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे, पर कुछ लोग थे जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। वे कोने में खड़े खुसुर फुसुर कर रहे थे। सुधाकर और सुमन मूक दर्शक बने खड़े थे। जाहिर है उनको समझने और संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जब समझेंगे तो सबसे ज्यादा वे ही अपने बेटे बहू पर गर्व करेंगे।